हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के गैप के बाद अब वापस से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम राजस्थान का अपवातंत्र पढ़ेंगे नेक्स्ट। पिछली में हमने जल संग्रहण की विधियां पढ़ी थी। अब हम राजस्थान का अपवातंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 3 प्रकार से हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को बांटेंगे। फर्स्ट है आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र में नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता, वह आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। ये तो हमें पता होता है कि उद्गम स्थल कहाँ है, पर कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, कहाँ समाप्त हो जाती है, वो पता नहीं चलता। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र हो गया। अरब सागरीय नदी तंत्र, तो जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो 60%, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से केवल राजस्थान में 60% है। अरब सागरीय नदी तंत्र में वह नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती है। अरब सागरीय नदी तंत्र से ही पता चलता है कि ये नदियाँ अरब सागर की तरफ बहती हैं और अरब सागर की तरफ ही पानी नदी का लेके जाती है। तो 16% नदियाँ हैं ये। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, वह नदियाँ जिनका जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। राजस्थान से उद्गम स्थल होता है और फिर वो बड़ी नदी जैसे चंबल है, तो चंबल नदी राजस्थान में यमुना नदी से यूपी में मिलती है और यमुना नदी फिर गंगा नदी से मिलती है और फिर उसके बाद में गंगा नदी जाती हुई बंगाल की खाड़ी में दूसरी नदियों से मिलती है। ठीक है, ऐसे करके ये नदी का जो पानी है वो ऐसे करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाता है। तो 24% हो गया। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे, इनको वर्गीकृत करेंगे हम तीनों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रवाह तंत्र में देखेंगे। सबसे पहले है गंगा नदी, कातली नदी, कांकनी नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मंथा नदी और रूपनगढ़ी नदी। ठीक है, ये तो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। अरब सागरीय में है लूणी नदी जो नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है और नाग पहाड़ी में निकलने से पहले इसका नाम क्या होता है, साबरमती होता है, और उसके बाद में जब ये बाड़मेर ज़िले में प्रवेश करती है तो इसका नाम लूणी नदी हो जाता है। ठीक है, फिर है माही नदी। तो ये माही नदी है, ये एमपी से निकलती है और एमपी से आके ये राजस्थान में प्रवेश करती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। पश्चिम में बनास, एक बनास वो नदी है जो चंबल नदी से मिलती है, ठीक है, और एक बनास ये पश्चिमी बनास है। ठीक है, साबरमती नदी, ये वो गुजरात वाली साबरमती नदी नहीं है। बंगाल, अब हम तीसरा देखेंगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी में बाणगंगा जानते हैं, विराट से निकलती है, विराट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। और फिर है चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वामनी, कुशल, बनास, पार्वती, सीप और काली सिंध। ठीक है, ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। और बाणगंगा की वैसे तो कोई सहायक नदी नहीं है, पर हम गंभीरी नदी को बाणगंगा की सहायक नदी मानेंगे क्योंकि वो भरतपुर के बॉर्डर पे बाणगंगा से मिलती है और फिर भरतपुर तक बहती है। ठीक है, फिर हम इसका विस्तृत रूप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र में गंगा नदी है सबसे पहले। तो इसका अन्य नाम क्या है, दशवंती नदी है, प्राचीन सरस्वती नदी है और मृत नदी है। ठीक है, मृत नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब बारिश कम होती है तब ये ओनली सिर्फ राजस्थान में बहती है और कहीं पे भी जाके
विलुप्त हो जाती है, और जब बारिश का पानी ज़्यादा होता है तब यह पाकिस्तान तक पहुंचती है। गंगा नदी को हम विस्तृत रूप से देखेंगे तो हम एक नक्शा बना लेते हैं, उसमें मैंने बनाया हुआ है, आप बना लीजिएगा। तो ये गंगा नदी है, ये कहाँ से उद्गम स्थल है इसका? शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और फिर ये हनुमानगढ़ टिब्बी से प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद में हनुमानगढ़ में क्या है, कालीबंगा भी है और रंगमहल सभ्यता भी है। फिर ये गंगानगर पहुंचती हुई, कभी कभी जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये पाकिस्तान में हाकरा कहलाती है और फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है, ठीक है। विशेषता क्या है? विशेषता है घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। पानी की अधिकता होने पर यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, पाकिस्तान में हाकरा कहलाती है, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित हो जाता है तो ये हाकरा कहलाती है। फिर ये घग्गर नदी के किनारे काशी युगीन सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, में 2 प्रमुख स्थल कालीबंगा और रंगमहल की हनुमानगढ़ जिले में खोज की गई थी। नोट है ये हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। और हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी पशु मेला भी भरता है, ये भी हिस्ट्री से संबंधित है। राजस्थान की सुनारों की कुलदेवी भी है हनुमानगढ़ जिले में। भद्रकाली, तो भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर भी है हनुमानगढ़ में और गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। ये लंबाई इसकी कितनी है गंगा नदी की? 465 किलोमीटर, और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नदी कातली नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है, ठीक है। ये कहीं पे भी नहीं जाती है। जैसे गंगा नदी पाकिस्तान में पहुंचती है वैसे ही ये कातली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है, ठीक है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्षेत्र तोरावटी कहलाता है इसका। कातली नदी का जो क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। कातली नदी के किनारे नीम का थाना क्षेत्र सीकर में गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई, जिससे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है जिसको, ठीक है। उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर है, ठीक है। अब हम इसको कातली नदी को मैप के द्वारा देखेंगे तो ये खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और ये झुंझुनू तक जाती है, और कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना में। और ये जो कातली नदी और सीकर और झुंझुनू के बीच का जो क्षेत्र है, जो मतलब में कातली नदी में झुंझुनू और सीकर के बीच का जो क्षेत्र है उसको तोरावड़ी क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है काकने नदी। कातली और काकने अलग अलग है। काकने नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। ये कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में बुज झील है, वहाँ पे जाके बुज झील से मिल जाती है। अब बुज झील जो है, बुज झील क्या होती है? जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में छोटी छोटी कहीं कहीं बहुत, तो काकने नदी कोठारी पहाड़ियों से निकलकर बुज झील में पहुंचती है। और उद्गम स्थल है कोठारी पहाड़ी और समाप्ति स्थल क्या हो गया? बुज झील हो गई। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता यह है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। जैसलमेर में मीठे पानी की बुज झील का निर्माण करती है, ठीक है। अब है साबी नदी। तो साबी नदी का उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ और अलवर हरियाणा तक पहुँचती है। एकमात्र नदी जो हरियाणा तक जाती है, ठीक है। अलवर जिले की मुख्य नदी है साबी नदी, ठीक है। रूपारेल नदी।
रूपारेल नदी उपनाम है वराह नदी, लसावरी नदी और रूपनारायण नदी। ठीक है। अलवर से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है इसका। और भरतपुर में नौह सभ्यता इसके किनारे है। और मोती झील बांध भी बना हुआ है यहाँ, जो भरतपुर की जीवन रेखा है। विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि भरतपुर में मोती झील बांध स्थित है और ये भरतपुर की क्या है? जीवन रेखा है। मतलब में पानी का सप्लाई भरतपुर में इसी से होता है। तो अब हम हिस्ट्री का एक पॉइंट भी ले लेते हैं इसमें, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमने पिछली नदियों में लिया था, तो रूपारेल नदी जो है, नदी के किनारे भरतपुर में लौह युगीन सभ्यता और नौह सभ्यता की खोज की गई। नौह सभ्यता भी बोलते हैं और लौह युगीन है। ठीक है। रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अजमेर के सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। यह अजमेर में सलेमाबाद, वहाँ से उद्गम स्थल है इसका और जयपुर तक जाती है। ठीक है। रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय पीठ है सलेमाबाद। सांबर झील में दक्षिण से मिलने वाली नदी रूपनगढ़ नदी है। ठीक है। मंथा नदी उपनाम मेढ़ा, मढ़ाई और मंदा नदी। मनोरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम स्थल है इसका। मेंढा या मेंदा नदी। मनोरपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं जयपुर में, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और जयपुर में बहती है। राजस्थान में सांबर झील को आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ठीक है। अब यह है सांबर झील। सांबर झील में सबसे पहले कौन कौन सी नदियाँ मिलती है वो हम देख लेते हैं। तो खंडेला नदी मिलती है, बारी नदी मिलती है, मंथा नदी मिलती है और ढूंढ नदी मिलती है और रूपनगढ़ नदी मिलती है। ठीक है। रूपनगढ़ नदी दक्षिण की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से मिलती है सांबर झील से, और बाकी उत्तर से मिलने वाली सारी नदियाँ। मंथा नदी सर्वाधिक लवणता लाने वाली दूसरी नंबर की नदी है और सर्वाधिक ढूंढ नदी लवणता लाती है सांबर झील के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे हम। ओके, बाय बाय।